हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूईटी के लिए अकाउंटेंसी की थ्योरी भाई सबसे जरूरी है और इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप के सारे चैप्टर फ्रॉम फंडामेंटल टू पार्टनरशिप टिल डिसोल्यूशन, जितनी भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो सब कुछ यहां पर कवर कर रहे हैं। विल बी टचिंग एक नंबर के हिसाब से जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते हैं उनको भी थोड़ा बहुत टच अपन कर लेंगे, यानी कि इस एक वीडियो में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से अपन बुक नंबर 2 और 3 को भी कर रहे हैं, तो टेंशन नको, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। गौरव सर आपको भूले नहीं है भैया, यहीं पर है। और जिन लोगों ने अब तक आगमन मॉक टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट करा है, बाल को कर लेना, क्योंकि ये अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे बाकी दोस्त करके तुमसे बेहतर नंबर लेकर आ जाएंगे। 5, 6 और 7 मई को हमारा ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होने जा रहा है 12 बजे इसी आगमन के अंदर। तो अगर आप नहीं आए तो भैया वो मौका मिस कर दोगे। सीयूटी के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप की बात आ रही है तो पार्टनरशिप के अंदर 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे एमसीक्यू बनते हैं। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं 50 होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं वो 2 होते हैं। पार्टनरशिप का जो एक्ट बनता है वो बनता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट कहता है कि सब चीजें अगर तुमने कर ली हैं तो वेल एंड गुड है, अगर कुछ नहीं करी है तो इस एक्ट में जैसे जैसे लिखी हुई है वैसे वैसे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर बात आती है तुम्हारे डीड की। जब लिखी हुई की बात है तो डीड, तो पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और कैन बी ओरल। रिटन में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। अगर रिटन है तो वेल एंड गुड है, उस रिटन के हिसाब से सब कुछ होगा। अगर ओरली है यानी कि आपस में बात करके कर ली है तो जब तक सही है तब तक वेल एंड गुड है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर 1932 के सारे क्लॉजेज जो है वो लग रहे होंगे। सर ये जो डीड होती है, पार्टनरशिप का रिटन एग्रीमेंट होता है, इसमें जनरली होता क्या क्या है? तो इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी की सारी चीजें होती हैं, जैसे नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, बिजनेस कैसा है, कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे मिलेगा, डिस्प्यूट होगा तो सॉल्व कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, वो सारी चीजें इस डीड के अंदर होती हैं। पर अगर डीड आपने ओरली बना ली है, रिटन नहीं है, तो कोई लफड़ा हो गया तो क्या होगा? लफड़ा होने पर ये वाले सारे क्लॉजेज लग रहे होंगे। क्या क्लॉज होगा? प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटेगा, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाएगी, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट अगर दिया है तो वो 6% पर एनम के हिसाब से होगा। याद रखिए, एक नंबर का एमसीक्यू आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है। बैंक लोन अगर आ जाता है तो बैंक ने जिस रेट पे आपको लोन दिया है उसी रेट पे ब्याज चलेगा। ये डीड के कॉन्सेप्ट कहीं भी काम नहीं करते। ये जो डीड के कॉन्सेप्ट है वो पार्टनर और फर्म इन दोनों के रिलेशन में काम करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए ये डीड काम नहीं करती। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, अब बात करें पार्टनरशिप को एडवांटेजेस की, तो देख लीजिए, इजी वाइंड अप हो जाता है, इजी एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, फॉर्मेशन का कॉस्ट काफी कम है और एक एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अब जब पार्टनरशिप की बात की है तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट में आपके पेंडल एप्रोप्रिएशन आता है। पेंडल एप्रोप्रिएशन की छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको इन द फॉर्मेट ऑफ थ्योरी डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, या फिर मैं बोलूं तो आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर पेंडल एप्रोप्रिएशन की, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अ फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट है। ये कब बनता है? ये देखो, ये बना आपका ट्रेडिंग, ये बनेगा पीएनडल प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बनेगा यहां पर बैलेंस शीट। तो पीएनडल और बैलेंस शीट के बीच में यहां पर बनता है आपका पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाया जाता है? इसका मेन पर्पस होता है पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, कि जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके अलावा इसका कोई भी मकसद नहीं होता। क्योंकि ये पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट है इसलिए इसके अंदर डेट कहीं भी नहीं आती है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट के फॉर्मेट के अंदर होता है। इसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। अगर नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस नहीं है, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। प्रॉफिट है तो इस तरफ, लॉस है तो इस तरफ आता है। पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा होता है वो सब यहां दिखाएंगे, पार्टनर से जो कुछ भी लिया जा रहा होता है वो यहां दिखाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये फर्म के बेस पे बनता है तो पार्टनर को जो मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट फॉर पार्टनर इज इक्वल टू लॉस फॉर फर्म होता है।
आपके याद रखना पार्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का टॉपिक जो है वो सीयूटी में नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को यहीं पर समझा रहा हूं। मैं कहा मैं एक एक चीज को, बहुत माइन्यूट सी माइन्यूट चीज को उठा के इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो को एक बार देख लोगे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर अपोजिट करें तो लॉस फॉर पार्टनर इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर फर्म होता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा है वो यहां आएगा, क्योंकि वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए लॉस है, अपोजिट वर्क्स होगा हियर। ठीक है जी। तो ये पार्टनर की सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हो गया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। ठीक है, याद रखिएगा दो चीजें होती हैं जो आपके काम की है। एक तो होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मस्ट बी गिवन। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा, मस्ट बी गिवन। ठीक है। जनरली पार्टनर को मिलने वाली चीज एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती। प्रॉफिट हो तो दे देना, नहीं हो तो नहीं देना होता है। पर अगर आपको एमसीक्यू के अंदर एक मार्क में पूछ लिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, आपको पूरा का पूरा देना पड़ रहा होगा। ठीक है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है तो दो, है तो दो, वरना रहने दो। ठीक है। इसमें एक नंबर का एमसीक्यू और बनता है। मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 400 और 200। आपको प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए 300 रुपए का। तो क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन या इन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, इन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको देने वाली चीज है, प्रॉफिट है तो सही पर कम है, तो यहां पर ये चीज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन रेशो ऑफ एक्सपेंसेस। यानी कि जब प्रॉफिट कम होता है, इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है, तो एक्सपेंसेस के रेशो, जैसे एक को देना है 400, एक को देना है 200, तो एक्सपेंसेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये अपन 12वीं में पहले पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको बस याद रखना है कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है जी। चलिए, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज अपन पकड़ते हैं यहां से सैलरी। तो सैलरी में एक ही चीज आपको याद रखनी है कि सैलरी मस्ट बी टेकन फॉर द कंप्लीट ईयर। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एक पार्टनर है ए जो 2500 रुपए मंथली सैलरी ले रहा है, तो आप वो 2500 कंसिडर नहीं करेंगे, 2500 इंटू 12 करेंगे, यानी कि 30,000 रुपए की आप सैलरी कंसिडर करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमेशा कंप्लीट ईयर की सैलरी होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कमीशन। तो कमीशन निकालने के दो तरीके होते हैं, कहां गया, ये रहा। एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर्मूला लगता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। एक है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो फॉर्मूला लगता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट है 22,000। ठीक है। आपको कमीशन देना है 10%। कितना देना है? 10%। एक है बिफोर चार्जिंग और एक है तुम्हारा आफ्टर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 22,000 इंटू 10/100 दैट इज इक्वल टू 2,200 रुपए का कमीशन हो गया। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 22,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 22,000 अपॉन 110। तो यहां पर कमीशन का रेट आया आपका 2,000। ठीक है। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो ऐसे करेंगे, आफ्टर चार्जिंग है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लग रहा होता है। ठीक है। यहां पर आते तो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कैसे है, ड्राइंग में दो कंडीशन होती है बेटा। कंडीशन नंबर 1, अगर पार्टनर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है तो फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100 इंटू 12। फॉर एग्जाम्पल लिख के बता देते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस पे है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम या एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। सर ये कैसे निकालते हैं, अपन ने पहले भी पढ़ा, मैं वापस याद दिला रहा हूं।
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसका एक स्टैंडर्ड टेबल होती है, वो टेबल यहां देख लीजिए। क्या टेबल होती है भैया? इधर देखो, 1 2 3। ठीक है, तो ये लेते हैं बिगनिंग, मिड, एंड, एवरी मंथ, क्वार्टर, फॉर 6 मंथ। ठीक है, अगर आप हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहे हैं तो एवरेज टाइम आएगा 6.5, मिड में है तो 6, ये आएगा 5.5। क्वार्टर में निकाल रहे हैं तो 7.5, 6 एंड 4.5, और फॉर 6 मंथ निकाल रहे हैं तो 3.5, 3 एंड 2.5। ये है एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला या एवरेज टाइम का स्टैंडर्ड टाइम स्टैम्प। ठीक है जी। अगर इरेगुलर बेस पे है, यानी कि अलग अलग टाइम पे निकाल रहा है, तो बेसिकली आपको सारी ड्राइंग का निकालना है और फिर उनको ऐड कर देना है। जैसे पहली ड्राइंग है तो ड्राइंग 1 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू कितना टाइम बच गया है डिवाइड बाय 12। दो ड्राइंग करी है तो दूसरी ड्राइंग भी कर दीजिए, ड्राइंग नंबर 2 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बाय 12। तीसरी ड्राइंग है तो वो तीसरी, और तीनों जितनी भी हैं उन तीनों को एक साथ ऐड करके लिख दीजिएगा, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको एक बार देख लीजिए, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब कैपिटल में तब जाएगा जब हम जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर दो प्रकार के, एक ही प्रकार का कैपिटल अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे ट्रांजेक्शन उसी में आते हैं। दूसरा बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अरे ये क्या आ गया भाई, ये वो बचपन में आते थे ना वो छोटे से उड़ते रहते, तुम्हें देखे हो तो। ठीक है, बात करते हैं करंट अकाउंट कब लिखा जाएगा। करंट अकाउंट तब लिखा जाएगा जब पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो बनते हैं इस प्रकार में खाते, एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट। ठीक है, तो फिक्स के अंदर सिर्फ कैपिटल आती है जिसको ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट शो करेगा, और दूसरा आता है करंट अकाउंट जिसमें बाकी सारी चीजें जो है आ रही होती है। समझ में आ गया? तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 इतना ही है। इसकी थ्योरी जितनी भी थी अपन ने यहाँ पर कवर करा दी है। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपके कोर्स में नहीं आएगा, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया? देख लीजिए एक बार इसको, मैं जब तक एक, क्या हो गया, ठीक है एक मिनट रुकिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है गुडविल। अब गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन में तो बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूले हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। तो गुडविल दो प्रकार की होती है, या तो परचेज होगी या फिर सेल्फ जनरेटेड होगी। परचेज गुडविल यानी खरीदी हुई, सेल्फ जनरेटेड यानी कि हमने खुद ने बनाई। सेल्फ जनरेटेड की कैलकुलेशन हम जनरली नहीं करते हैं, जब बेचना होता है या कुछ करना होता है तभी की जाती है। ठीक है, गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, वो डेप्रिशिएट नहीं होता, बाकी टेंजिबल एसेट्स की तरह। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट करने के बेसिकली चार फॉर्मूले हैं, एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बात याद रखिएगा कि गुडविल जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कोई भी अगर अबनॉर्मल लॉस होता है, अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उसको एडजस्ट करना है। जैसे आग लगने से होने वाला लॉस क्या है? अबनॉर्मल लॉस है, तो हम उसको ऐड कर देंगे वापस कि भाई हर साल तो नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर देंगे। सारे फॉर्मूले में सेम रहता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले में एक ही रहेगा, हमेशा गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट की जाती है। अगर पहला मेथड की बात करें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो क्या है, कैसे निकलता है गुडविल? देखो मैं यहां पे वापस लिख देता हूं, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये सिंपल एवरेज का मतलब क्या है? सिंपली सिंपल एवरेज का मतलब क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों के प्रॉफिट्स को ऐड कर लीजिए, उनका एडिशन कर लीजिए, लॉस है तो माइनस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां से आपको एक सिंपल एवरेज मिल जाएगा, या बोले तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहां से आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मिल गया। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने का क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर
आ जाएगा। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज के अंदर कुछ नहीं होता, क्या होता है जनरली, मिटा दूं उसको, हाँ, ये आपको प्रॉफिट्स गिवन होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 साल के प्रॉफिट गिवन है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इन सबका रिलेटिव वेटेज दिया होगा कि भाई किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये प्रॉफिट है आपका 20,000, 30,000, 20,000, 25,000 एंड अगेन 30,000, ठीक है। और हमें यहाँ ये है प्रॉफिट, ये गिवन है वेट। वेट मतलब इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस की हम किसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे हिसाब से यार पहले साल की मेहनत की थी तो इसका वेट 1 है, दूसरे साल का वेट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ईयर्स लिखे हैं। मान लो 2023, 2022, 2021, 2024 और 2025, ठीक है, ऐसे लिखा है मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, प्रॉफिट इंटू वेट कर देना है। 20,000 इंटू 1, 30,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 4 और 30,000 इंटू 5, ये अपन ने कर दिए, ठीक है। कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख और ये हो गया 1.5, 2.5 और 1.5 कितना हो गया, 4 लाख, 3,90,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो जाएगा प्रॉफिट इंटू वेट और ये हो जाएगा टोटल ऑफ वेट, 5 9 12 14 15, ठीक है। तो 15 ये हो गया आपका बेसिक इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देख लीजिए फॉर्मूला आया भैया, फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन ने कैसे निकाला, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट करा डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट करा, जो आंसर आया उसको टोटल वेट से डिवाइड कर। यह है दूसरा मेथड। तीसरा मेथड होता है बेटा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा। हमने उम्मीद करी 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया 15,000 का, तो ये 5,000 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। एक्चुअल मतलब कितना हुआ है, नॉर्मल मतलब हमने कितना सोचा था। अब सर हम कैसे सोचें कितना प्रॉफिट होगा, तो बहुत आसान है बेटा आपका सोचना। आपने जितनी कैपिटल लगाई है उसका कितना परसेंट रिटर्न लेने की उम्मीद है। जैसे मान लो कि हमने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई, हमें उम्मीद है कि 10% रिटर्न आ जाएगा, तो 10 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैसे करेंगे, 10 लाख यानी एक्चुअल कैपिटल इनटू एनआरआर, मान लो 10% हम उम्मीद कर रहे हैं, तो भैया हमारी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम 1 लाख रुपए जो है प्रॉफिट में बना लें। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल जितना आपको हुआ। तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल करेंगे, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एमसीक्यू करेंगे। हम है ना एक वन शॉट एमसीक्यू ले रहे हैं, 50 एमसीक्यू, कोई 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चलाएंगे। इसके अंदर पूरे के पूरे एडमिशन क्या कंप्लीट अकाउंटेंसी को हम कवर कराएंगे, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए वो आपका मॉक टेस्ट ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड करता है भाई टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितनी कैपिटल लगाई है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है भैया को बताएगा, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब आपके प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल चाहिए था। इसको निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है इनटू 100 अपॉन एनआरआर कर दीजिए, आपको एनआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दीजिए, आपको मिल जाएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है जिसके थ्रू हम कैपिटलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर देंगे। सुपर प्रॉफिट वही जैसे अपन ने ऊपर निकाला था यहाँ पर, तो आपको आ जाएगा गुडविल। अब कौन सा क्वेश्चन आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सारे के सारे यही रहते हैं। देखो अपन ना 12वीं में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, तो मैं नहीं चाहता आपको मैं वापस से वही सारी चीजें कराऊं, 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक अपन लेके चलें इसको। इसलिए बेहतर है कि अपन जो है 1-1.5 घंटे के अंदर ही सारी चीजों को निपटाएं, और जो जो आपको रिकॉल करना है, क्योंकि देखो एट द एंड क्या है, अकाउंटेंसी हो, इको हो, बिजनेस हो, जो आपने पढ़ रखा है मेन काम है आपका रिकॉलिंग का। सीयूटी का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, आसान आता है, पर आपको रिकॉल होना चाहिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है रिकॉल हो जाए, ठीक है जी। और यही आगमन का भी काम है। तो जिन लोगों ने मेरा आगमन नहीं लिया बेटा ले लेना, हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट, 10 से ज्यादा करने की आपको नीड नहीं है। 25 50 100 200 एक एक सब्जेक्ट के करके क्या होगा, 10 कीजिए पर सब्जेक्ट, और वही 10 में से आपका पेपर बन रहा होगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट अगला जो आपका आता है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इसके अंदर थ्योरी जो है वो ज्यादा नहीं है, कुछ बेसिक बेसिक थ्योरी है जो आपको पकड़नी है। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी रिमेनिंग पार्टनर सेम रहते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है तो हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे निकाला जाता है? देखो, गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है, सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है। ये जो रिकंस्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ये किस किस में लगता है वो समझ लीजिए। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप चलती रही, आपस में हम दोनों के रिलेशन बदल गए हैं पर पार्टनरशिप चलती रही है। जो वो कहते हैं ना मियां बीवी हैं, अब पहले ज्यादा बात करते थे अब बात कम कर रहे हैं पर उनका रिश्ता जो है वो कायम है, वही पार्टनरशिप में भी कहलाता है। ठीक है, तो कब कब होता है सर? एडमिशन के समय होता है, रिटायरमेंट के समय होता है, डेथ में होता है, दो पार्टनरशिप फर्म मिल जाए तो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म बंद हो जाती है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके जो सीयूईटी के अंदर है वो बहुत छोटा छोटा पिकआउट चीजें हैं। कौन कौन सी? जैसे सबसे पहले है रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कोई भी रिजर्व या कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो वो क्या होना है सर? वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे ये वाला हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस पार्टनर, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम चलेगा। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज को हर एक चैप्टर में नहीं करा रहा हूं, मैं एक ही बार आपको समझा रहा हूं, उसको अगले चैप्टर में रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी रिजर्व हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर कौन कौन से होते हैं जनरली? जनरली देखो, एक होता है तुम्हारा जनरल रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये तीन जनरल है, और एक दो और होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ये तो रिजर्व हो गए, ये तुम्हारे अकाउंट हो गए, इनको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है तो उसको खत्म करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट करेंगे, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होगा, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन किस रेशो? इन ओल्ड रेशो। ठीक है, जितने भी ओल्ड पार्टनर हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, एक तो होता नहीं वैसे, पर जितने भी होंगे आप उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम गोज विद वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। और अगर कोई लॉस है तो लॉस को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसको खत्म कर रहे हैं, तो पी एंड एल, इफ पी एंड एल हैज डेबिट बैलेंस, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, और यहां पर ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशो। वर्कमैन कंपनसेशन जो है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, दोनों का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको देख लीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लीजिए आपको है 50,000। अब इसकी लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी मतलब कोई कंपनसेशन एक्चुअल में आ गया, मान लो 20,000, तो बचा हुआ जो 30,000 है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अगर कम बच रहा है तो कम कीजिए, बिल्कुल नहीं बच रहा तो मत कीजिए, और ज्यादा यूज में आ रहा है, मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी 80,000 हो जाती है तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बचा 30,000 रुपए है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बता दूंगा आपको, ठीक है, जो पार्टनर से ले लिया जाए। तो पहले लाइबिलिटी सेटल करनी है, सेम इसके अंदर भी पहले लाइबिलिटी सेटल होगी, जो बचा हुआ अमाउंट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर बचा हुआ है तो। बचा हुआ नहीं है तो भाड़ में जान दो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर कभी कभी एक नंबर में एमसीक्यू है तो एक क्वेश्चन है, मतलब अब तो 5 नंबर का एमसीक्यू हो गया, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पार्टनर नहीं चाहते कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, ये बस एमसीक्यू के लिए ही है। ठीक है, 12वीं में तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही कम थी, पर सीयूटी में एक नंबर का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कभी कभी पार्टनर बोलते हैं सर हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, तो आपको सिर्फ रिजर्व को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांटना है। ठीक है, क्या करना है? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांटना है रिजर्व को। ठीक है, प्रॉफिट कोई लॉस हो जाता है तो वो भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग में बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉस है। देखो, प्रॉफिट है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। समझ में आ गया? ये वो चीज पूरी की पूरी यहां पर हमने लिख के बताई है, बाकी इसका कोई भी सेंस नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो मुझे लगता है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में अभी बना के बता दूं ताकि हम एडमिशन में परेशान ना हो। देखिए, तो ये हुआ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, इधर देख लीजिए। हाँ, तो अगर एसेट्स अब यहां पर लिख देंगे, देखो, एसेट्स लाइबिलिटी,
एसेट्स लाइबिलिटी समझने के लिए लिख रहे हैं, वैसे ऐसा लिखते नहीं है। ठीक है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस और एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ लिखा जाएगा, मान लीजिए स्टॉक की कम हो रही है तो स्टॉक, बिल्डिंग की कम हो रही है तो बिल्डिंग लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी की बढ़ रही है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कोई लाइबिलिटी कम हो गई, बिल्स पेबल कम हो गए तो हमने यहाँ पर लिख दिया। जो इसका बैलेंस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कोई इसकी एंट्री पूछ ले तो देखो, जनरल एंट्री करने के बहुत आसान तरीका होता है। जनरल एंट्री में 2 लिखा हुआ होता है, 2 लिखा हुआ होता है ना, तो यहाँ पर 2 स्टॉक लिखा हुआ, जनरल एंट्री में 2 स्टॉक का 2 स्टॉक लिख दो और दूसरी तरफ आप रिवैल्यूएशन लिख दो जिस अकाउंट में वो है। अगर इसकी आपको जनरल एंट्री पेश करनी है तो जनरल एंट्री में बाय नहीं लिखा होता, तो जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां लिख देंगे, यानी कि फर्नीचर, और 2 साइड क्या आ जाएगा, जो अकाउंट है। ऐसे इसकी जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, सिर्फ गुडविल ही है जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में जनरली बढ़ता है, सिर्फ गुडविल ही है जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बढ़ता है, बाकी सब कुछ आपके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, इसके अंदर इतना ही है। आगे बढ़ते हैं अपन एडमिशन की तरफ। अब अगर एडमिशन की बात करें तो देखो, एडमिशन में जो 4-5 चीजें कॉमन है उस पर बात करते हैं। तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम एज इट इज बनता है, ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, रिजर्व वाला जो पोर्शन है सेम एज इट इज बनता है, ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो अभी अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है जी, इसके अलावा रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ सेम है। हाँ, गुडविल की चीजें थोड़ी बहुत अलग है, और इसके साथ साथ तुम्हारे अकाउंट बनाने को तो आएगा नहीं, पर हाँ एक चीज आएगी, वो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट। सिर्फ एडमिशन में है कैपिटल एडजस्टमेंट, इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ में से कैपिटल एडजस्टमेंट हट चुका है। तो पहले अपन ये देखते हैं गुडविल की एंट्रीज, उसके बाद वो देखेंगे कि कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। तो देखिए, जब भी नया पार्टनर आता है तो वो अपनी कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पैसा भी लेकर आएगा। उसकी एंट्री कैसे होगी देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर मान लेते हैं सी आया है तो सी कैपिटल अकाउंट, और जो वो गुडविल लाया है उसको नाम देंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल आई है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स के बीच में, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ठीक है, किसमें? सेक्रीफाइसिंग में। अगर कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो वो भी गुडविल का पैसा लेकर के आए। अगर पार्टनर प्रीमियम लाना नहीं भूल जाता है, मतलब नहीं लाता है या भूल जाता है, तो उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में से निकालेंगे टू ए टू बी। कब? इन केस पार्टनर doesn't bring प्रीमियम, नहीं लाता है तो भी हम इसके करंट अकाउंट में से विड्रॉ जरूर कर रहे होंगे। ठीक है जी, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई पार्टनर जो है वो गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेता है, यानी कि इनको मिला पैसा और वो निकल के लेके चले गए, उस पार्टनर को डेबिट कर देंगे और टू बैंक या कैश, जैसे भी वो पैसा लेके गया है वो ले लेंगे। इफ गुडविल इज विड्रॉन इन कैश, इफ गुडविल इज विड्रॉन इन कैश या बैंक। याद रखिएगा किस रेशो में, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनर की जितनी इच्छा है वो उतना पैसा लेके जाएगा। इट वुड बी मेंशन इन दी क्वेश्चन। समझ में आ गया? यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है आपका हिडन गुडविल। क्या आता है बेटा? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब छुपी हुई गुडविल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 1 लाख, या एक काम करो 3 लाख, है ना, ये कैपिटल है। सी एक पार्टनर जो है वो आया है और वो लेकर के आया है 1 लाख रुपए, नहीं मान लो कितना है, 4 हो गया ना, तो 4 लाख रुपए मान लेते हैं। 4 लाख रुपए वो लेकर के आया है फॉर 1/4 शेयर। अब आपको ये पता करना है इसमें से कितना पैसा गुडविल का है। तो देखो बहुत आसान है, सी लेकर आया है, सी कैपिटल लेके आया है 4 लाख फॉर 1/4 शेयर। भाई 1/4 शेयर के लिए अगर सी 4 लाख लेके आया है तो सी के हिसाब से तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख इंटू 4/1 यानी कि 16 लाख। ठीक है, पर एक्चुअल कैपिटल कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 3 7 और 1 8। तो ये पैसा लाया 16 लाख के हिसाब से, जबकि कैपिटल है 8 लाख, तो बचा हुआ जो 8 लाख है ये आपका हो जाएगा हिडन
गुडविल किसकी, फर्म की। फिर सी जो है वो 1/4 यानी कि 2 लाख रुपए इसमें से लाया है। तो 2 लाख कैपिटल और 2 लाख गुडविल के वो लाया है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देख लीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू पे हिज शेयर इन द टेंजिबल एसेट एज वेल एज गुडविल अकॉर्डिंग टू न्यू PSR. On the admission of a partner, goodwill must be revalued. However, not all business keep a goodwill account in the books. गुडविल का कैसे होगा, गुडविल अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हो, पर ये अब जो है आपके कोर्स में नहीं है तो इसको हटा दो। ठीक है, गुडविल अकाउंट को बिना ओपन करे कैसे करते हैं अभी अपन ने देख लिया, गियरिंग टू सेक्रीफाइसिंग के थ्रू कर दिया जाता है। अब एडमिशन के केस में बाकी सब चीजें तो आपके नहीं है, पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई कैपिटल एडजस्टमेंट को अलग से हाईलाइट किया गया है आपकी बात सीयूटी के कोर्स में, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं इसको ध्यान से समझें। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब पार्टनर चाहते हैं कि हमारी जो फाइनल कैपिटल हो वो किसी रेशियो में हो, या तो हमारे रेशियो में हो या नए पार्टनर के रेशियो में हो, उसके हिसाब से हो या हमारे हिसाब से हो, पर हो एक किसी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आता है। दो केस बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। ये सीयूटी के हिसाब से आपके लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए क्योंकि ये क्या है, इसको करने के लिए ना आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, बहुत रेयर केस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। कंडीशन क्या है, कंडीशन बोला गया है कि नए पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल निकालिए, यानी नया पार्टनर जितनी कैपिटल लाया है उसको भगवान मान लीजिए। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को अपन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि चारू एंड हर्षा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2, इनके पास कैपिटल है 30,000 20,000। ये लेकर के आए वैशाली को फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये लाई 20,000 कैपिटल 4,000 प्रीमियम। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। क्या बोला गया है क्वेश्चन में वापस से समझिए। इन्होंने कहा वैशाली जो आई है भाई, वैशाली जी जो आई है, वैशाली जी जो आई है, ये आई है 20,000 रुपए कैपिटल लेके, प्रीमियम को भूल जाते हैं, अभी अपने लिए काम का नहीं है ना, और ये लाई है 1/4 शेयर। इनके हिसाब से इनको भगवान मानिए। भगवान मानने का मतलब क्या है कि यही है सूत्रधार, इनको बेस पकड़ के आप बाकी पार्टनरों की कैपिटल बताएं। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो वैशाली आई है 20,000 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई भाई, ये जैसे भी अपन ने पिछले हिडन गुडविल के लिए किया था वैसे ही करेंगे। 20,000 लाई है ये 1/4 के लिए, तो टोटल कितनी हो गई 20,000 इंटू 4/1 दैट इज इक्वल टू 80,000। तो टोटल कैपिटल वैशाली के हिसाब से कितनी होनी चाहिए 80,000। वैशाली मैडम खुद कितना लाई है, खुद लाई है 20, तो बाकी 60,000 जो है ये दोनों पार्टनर्स की हो जाएगी, ये दोनों पार्टनर की हो जाएगी। किनका कितना रेशो इनका 3:2। ठीक है, न्यू रेशो भी इसी में आएगा कि कुछ भी गिवन नहीं है, तो बाकी जो कैपिटल है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 5 12 12 3 36, तो इसकी हो जाएगी 36,000 रुपए और इसकी हो जाएगी 24,000 रुपए। ये किसकी हो गई, ये हो गई सर, ये हो गई आपकी चारू की और ये हो गई आपकी हर्षा की। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर के हिसाब से। जब ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से करते तो बेसिकली आपका जो टू बैलेंस सीडी आता है, ये क्वेश्चन में आपको पहले से मेंशन है। मान लीजिए दो पार्टनर है जिनका टू बैलेंस सीडी आ रहा है 30,000 और 60,000। ठीक है, आपको बताना है नया पार्टनर कितना लाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं ABC 1 1 और 1 ही है। ठीक है, तीनों का न्यू रेशो है 1 1 और 1, तो भाई इन दोनों का टोटल आ जाता है 90,000 फॉर कितना 2/3 कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, यहां पर हम जो क्वेश्चन के एंड में टू बैलेंस शीट है उससे निकाल रहे हैं 90,000 इंटू 3/2। ठीक है, 45 इंटू बाद में करेंगे, इसको कैलकुलेट क्यों करें, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब कौन है पार्टनर, सी की शेयर कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल ये रही, मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर, 45,000 रुपए आपका आंसर आ जाए। ठीक है, दोनों केस में काम एक ही करना है, बस इसमें पुराने पार्टनर्स को बेस मानना, तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को लेके हमने किया, उसमें नए पार्टनर को बेस मानना है, तो यहाँ पर एक पार्टनर, पहले उसमें इसके एक को बेस मानते थे, अब इसमें दो को बेस मानेंगे। ठीक है जी, सिंपल है। तो ये आपके आ जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू की तरह ही कर रहे हो। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अपने अगले चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट और डेथ में से पता नहीं क्यों पर सारे ही एडजस्टमेंट आपके हटा दिए गए। ठीक है, रिटायरमेंट मतलब बहुत सारे चीजें गायब कर दी गई हैं।
ठीक है, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, ना डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट है। आपने कोर्स देखा है, मैंने आपको एक चेंजेस वाला वीडियो दिखाया था। मैं आपको 1 मिनट रुको दिखाता हूं, 1 मिनट रुको। चेंजेस चेंजेस चेंजेस, हमने जब इसकी वो देखा ना, जब इसके हम नोट्स बना रहे थे ये वाले, तो मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने कहा यार इन्होंने सब कुछ तो हटा दिया, सारी चीजें डिलीट कर दी। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपके। मैं दोनों की जो थ्योरी है वो आपके सामने अभी दिखा देता हूँ, क्या क्या थ्योरी आपके काम की है। 1 मिनट आ जाए। चेंजेस 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 चेंजेस, कहाँ गए भैया? 1 मिनट, एक तो इतने सारे, हाँ ये चेंजेस। देखो भैया, तो रिटायरमेंट में से क्या हट गया है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल, करंट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, रिटायरिंग, सब डिलीट हो गया। डेथ में से सभी डिलीट हो गया, सब कुछ, मतलब सब कुछ। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट, ये भी हट गया है। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये सब कुछ डिलीट हो गया। बचा क्या क्या है? रिटायरमेंट और डेथ में मिला के मैं रीड कर रहा हूँ। चेंज इन पीएसआर, ठीक है, वो बेसिक एडजस्टमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व, ये जो 4 पॉइंट दिए हैं, यही 4 पॉइंट आपके बाकी हैं। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट के समय। तो रिटायरमेंट के समय बेटा रिवैल्यूएशन वैसा ही बनेगा जैसे आपके सेम पिछले चैप्टर में और उसके पिछले चैप्टर में बन रहा होता है। बस याद रखिएगा, इसके अंदर सब कुछ भी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर रिटायर हो या मर जाए। ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लें, उससे समझ जाएंगे आप। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, 5:2:1 है। ठीक है जी। अब मान लो बी रिटायर हो गया या बी की डेथ हो गई, कुछ भी आपको गिवन नहीं है, तो क्या होगा? ए और सी का नया रेशियो हो जाएगा 5:1। हम डायरेक्टली इसको हटा देंगे बी से। अगर कुछ मेंशन है, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, वही 5:1 है। मान लो बी की डेथ हो गई या बी रिटायर हो गया, ये कौन सी स्पेलिंग है? और इसका जो शेयर है वो इन दोनों पार्टनर ने ले लिया है, ए एंड सी, इन 1:1 इक्वली ले लिया है। तो कैसे करेंगे देखिए, ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस टेकन फ्रॉम बी। तो ओल्ड कितना है? 5/8 प्लस टेकन फ्रॉम बी कितना है? बी का था 2/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 मतलब आधा ले लिया इसने, आधा ले लिया उसने। ठीक है जी। 2 से 2 चला गया, प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 6/8। ठीक है, दूसरे का 2/8 आना चाहिए। सी का शेयर कितना हो जाएगा? पुराना था 1/8 प्लस बी के शेयर का आधा इसने भी ले लिया, 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 2/8। चाहो तो काटो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। तो कितना हो गया? 6:2 यानी कि 3:1। ठीक है, ये तरीका होता है रिटायरमेंट के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, देख लीजिए। ठीक है, गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड वही करना है। अब गेनिंग रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो अपने गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। ठीक है, पुराने पार्टनर्स उसको दे देंगे। ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में या उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही होगा जैसा अपन ने पिछले चैप्टर में किया था, सेम है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने एडमिशन पढ़ लिया है तो रिटायरमेंट और डेथ को बस एक बार नजर फेर कर लो, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ इन्होंने डिलीट कर दिया है। बेटा सब कुछ डिलीट कर दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है तुम्हारा डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में से ज्यादा चीज डिलीट नहीं हुई है, अकाउंट आपको मत देखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी छोटी मोटी थ्योरी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप नहीं चलेगी। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? पहले सारे एसेट्स का रियलाइजेशन करना पड़ता है, लाइबिलिटी की पेमेंट करती है, पार्टनर का कोई लोन है तो उसका सेटलमेंट करना पड़ता है, और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का भी सेटलमेंट करना पड़ता है। ये थ्रू बैंक या कैश के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? देखिए, डिसोल्यूशन कई प्रकार से होता है। ठीक है, देखो दो प्रकार का डिसोल्यूशन होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का मतलब फर्म चलती रहती है, सिर्फ आपस में रिलेशन चेंज होता है, जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, या चेंज इन पीएसआर अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर हो गया। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरी की पूरी फर्म जो है वो आपकी बंद हो जाएगी, सारे एसेट बिक जाएंगे, सारी लाइबिलिटी जो है वो सेटल डाउन
हो रही होगी। समझ में आ गया? अब देखो एक एक करके हम अकाउंट बनाते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और फिर आगे की चीज को समझेंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट्स बेचने के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए बनाया जाता है। अगर इससे कोई गेन या लॉस आता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है। यहाँ पर ओल्ड न्यू तो होता ही नहीं, क्योंकि सारे ही पार्टनर जा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है उसके अंदर बढ़ जाएगा। एक बार अकाउंट बना के आपको समझा देते हैं और इसकी जनरल एंट्री भी कर देते हैं। देखिए ये आपका आया रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो यहां पर ट्रांसफर करेंगे टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, जो भी आपके एसेट है वो सारे के सारे यहां पर ट्रांसफर हो रहे होंगे। अगर आप जनरल एंट्री पूछेंगे तो जनरल एंट्री देखो ऐसे बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका एसेट है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जो भी है वो आपकी इस प्रकार के एंट्री में आएगा। ठीक है। जब लायबिलिटी ट्रांसफर होती है तो यहां पर ट्रांसफर होती है बाय क्रेडिटर्स हो गया, बाय बिल्स पेबल हो गया। ठीक है। यहां पर मान लीजिए डेटर अगर आते हैं तो डेटर के साथ पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहां पर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है ना, ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये किसी को बेचेगा नहीं। जनरल एंट्री पूछेंगे तो जनरल एंट्री देख लीजिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और पीबीडी ये सब डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट में आ जाएगा आपका रियलाइजेशन। ठीक है। अब रियलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू मेरी गणना में इसी में से बनेगा। ठीक है। क्या रूल है? अगर किसी लायबिलिटी की रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि वो रियलाइज हुई है उसकी बुक वैल्यू पे। क्या हो गया भाई? हाँ, अगर किसी लायबिलिटी की रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि वो किस पे रियलाइज हुई है? अपनी बुक वैल्यू पे। पर अगर किसी एसेट की रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब कितने में बिका है ये नहीं पता, तो हम 0 मानेंगे अगर इंटेंजिबल एसेट है और बुक वैल्यू मानेंगे अगर आपका टेंजिबल एसेट है। मतलब फर्नीचर वगैरह है तो मानेंगे कि ठीक है उसी पे चला गया होगा, पर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो मानेंगे वो डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? बाय बैंक के थ्रू पेमेंट किया जाता है, जिस भी चीज का कर रहे हो। पेमेंट करते टाइम नहीं लिखा जाता है बेटा कि आपने क्या कौन सा एसेट बेचा है, तो बैंक टू रियलाइजेशन ये एंट्री आ जाती है। अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है किसी एसेट को तो बाय पार्टनर्स कैपिटल डाल दीजिए, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन आ जाएगा यहां पर। ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई एसेट लाइबिलिटी लेके जा रहा है, मतलब क्रेडिटर मान लो एसेट लेके जा रहा है, तो कोई भी एंट्री उसकी नहीं आ रही होती है। कोई अगर आपका लॉसेस वगैरह है यानी कि कोई एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो यहां पर आते हैं विद द नेम ऑफ बैंक। देखिए ट्रांसफर करने के बाद सिर्फ पेमेंट या पे रिसीव होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। या तो पैसा आएगा या जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहां पर नहीं आएगा किसके थ्रू आया है। अब इसका जब हम बैलेंस निकालते हैं तो देखिए वो बैलेंस कुछ इस तरीके से आता है। अगर इस तरफ आ रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, इस तरफ आ रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशो या एक ही रेशो जो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कभी कभी जो है, एक मिनट, हाँ, कभी कभी जो है वो पार्टनर लोन देता है, तो अगर पार्टनर ने किसी ने लोन दिया है तो उस लोन का भी हम सेटलमेंट कैसे करेंगे? पार्टनर्स लोन करके टू बैंक कर देंगे। और अगर कि सस्ते में मान गया है, ठीक है, तो हम बचे हुए को रियलाइजेशन में डाल देंगे, कोई प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह हो रहा है तो। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा रियलाइजेशन का थ्योरी यहां पर हमने समाप्त कर दी है। तो कंप्लीट थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप यहां पर हो गई है बालक समाप्त। इसके आगे पीछे कोई थ्योरी तेरे काम की नहीं है। याद रखिएगा अगर आगमन में आप नहीं आए हो तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आगमन में आ जाइए, ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत कम प्राइस में रखा है। पूरा डोमेन अकाउंट, सीको बिजनेस तीनों मिला के 499 में है। यहाँ पर सब्जेक्ट 10 मॉक टेस्ट प्लस 3 है, 3 मतलब एक अकाउंट्स का, एक होगा, एक बिजनेस का। ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होगा जहां पर 2000 बच्चे एक साथ बैठकर एक ही समय पे एक लाइव मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जिसकी तारीख है 5, 6 और 7 मई 12 बजे। ठीक है। तो इससे पहले जरूर आ जाइएगा, क्योंकि अगर नहीं आओगे तो फिर दिक्कत है, आप वो माहौल छोड़ दोगे। ये एग्जैक्ट सीबीटी मॉडल पे है। अगर आपको जनरल और लैंग्वेज करना है तो 799 के अंदर हो जाएगा। सिर्फ जनरल या लैंग्वेज चाहिए तो 349, और अगर चाहते हो कि नहीं सर हम कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हैं तो 199 के अंदर हो जाएगा। ठीक है। लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एनरोल कर लो, या दी गौरव जैन ऐप से डायरेक्टली आप ले सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे बुक नंबर 2 और फिर बुक नंबर 3 और फिर करेंगे इसके एमसीक्यू। टेंशन मत लो, तुम्हारी सीट है फिक्स। ठीक है जी, चलिए।